वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 93 पर चैप्टर नंबर 12 है और ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है गुरु और चेला। क्या नाम है बच्चों इस कविता का? गुरु और चेला। गुरु जानते हैं आप सभी अध्यापक को कहते हैं, और चेला यानी कि छात्र। तो बच्चों इस कविता के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने बड़ों का, अपने अध्यापक का कहना मानते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, और जो उनका कहना नहीं मानते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो कविता को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। गुरु एक थे, था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। तो बच्चों देखो, एक गुरु थे, एक चेला था। वो दोनों ही घूमने के लिए चलते हैं, मगर उनके पास एक ढेला, एक पैसा भी नहीं होता, और उन्हें चलते चलते एक नगरी यानी कि एक टाउन, एक शहर मिलता है। यानी कि शहर से थोड़ा कम बसावट वाला जो एरिया होता है उसे नगरी यानी कि टाउन कहते हैं। और उस नगरी की सारी सड़कें कैसी थी? बिल्कुल चमाचम थी, साफ़ सुथरी थी, और रास्ते यानी कि डगरी भी बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। अब अगला है, मिली एक गवालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज गवालिन ना भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। देखो यहाँ अब देखो, अब उन दोनों को रास्ते में एक गवालिन मिलती है। गवालिन यानी कि जो दूध वाला होता है, दूध बेचता है, उसकी पत्नी को गवालिन कहेंगे। तो दोनों को, गुरु और चेले को, रास्ते में गवालिन मिलती है, और उस गवालिन ने अपने शीश यानी कि सिर पर गगरी रख रखी होती है। गगरी यानी कि मटकी रख रखी होती है। तो गुरु गवालिन से कहता है कि तेज ना भाग, और फिर उस गवालिन से पूछते हैं कि बताइए कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, और यहाँ पर किसकी प्रसिद्धि है, और यहाँ पर किसका नाम जाना जाता है। यानी कि इस नगर के अंदर कौन मशहूर है, कौन राजा है। सुयश यानी कि कहते हैं प्रसिद्धि को, यानी कि मशहूर होने को। आगे है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, पहले ये है, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भरे हो यहाँ आज पंडित। ये अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब देखो गवालिन गुरु को क्या जवाब देती है, वो बताती है कि, कहती है कि महाराज पंडित आप यहाँ पर भले ही आ गए हैं, पधारे हैं। तो ये जो नगरी है ये एक अंधेर नगरी है, और यहाँ का जो राजा है वो अनबूझ है, यानी कि नादान है, नासमझ है यहाँ का राजा। और यहाँ की नगरी को अंधेर नगरी कहते हैं। यहाँ पर टके शेर भाजी मिलती है, भाजी यानी कि सब्जी मिलती है, और टके शेर खाजा यानी कि मिठाई मिलती है। खाजा कहते हैं मिठाई को, भाजी कहते हैं सब्जी को। टके शेर का मतलब है कि आधा आना, यानी कि यहाँ पर आधे आने में 1 किलो भाजी मिल जाती है, और आधे आने के अंदर ही 1 किलो खाजा मिल जाता है। समझ में आया कि गवालिन ने क्या बताया कि यहाँ पर हर चीज़ एक ही दाम में मिलती है, चाहे भाजी हो चाहे खाजा हो। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर नगरी हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मैं मन में। तो गुरु गवालिन की बातें सुनकर क्या कहते हैं कि, गुरु कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी जान देना नहीं चाहता, और ना ही जानबूझकर मुसीबत मोल लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का तो जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ का राजा क्या है? अनबूझ है, और वो नादान है, मूर्ख है। और वो फिर क्या कहते हैं कि ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में। फिर जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि ना जाने कौन से पल में अंधेरा छा जाए और मैं मुसीबत के अंदर पड़ जाऊं, और यहाँ पर मैं रहना अब ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये नगरी ठीक नहीं है। आगे है, गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, यानी कि अभी पहले पूरा पढ़ती हूँ। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा
अकेला। अब देखो जो गुरुजी थे वो यहाँ से चले गए, मगर चेला नहीं माना। अब गुरु को विवश यानी कि बेबस होकर वहाँ से लौटना पड़ा, क्योंकि चेले ने तो क्या कहा था कि यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, मैं तो यहीं पर ही रहूँगा और यहीं पर रहकर मैं चीज़ें खा खा कर मोटा हो जाऊँगा। तो गुरुजी तो अंधेर नगरी से वापस चले जाते हैं और चेला यहीं पर रह जाता है लालच में पड़कर। अब आगे है, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। अब देखो जब चेला अंधेर नगरी के अंदर रुक गया तो वो हाट गया यानी कि बाज़ार को देखने चला, और वहाँ पर उसने अजीब यानी कि अनोखा लोगों का बहुत ज़्यादा अनोखी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ देखी, अजीब अजीब लोग देखे। उस बाज़ार के अंदर टके सेर की हल्दी बिक रही थी, टके सेर में ही ज़ीरा बिक रहा था, टके सेर में ककड़ी बिक रही थी और टके सेर में ही खीरा बिक रहा था, यानी कि हर चीज़ 1 किलो टके में मिल रही थी, ककड़ी हो चाहे हल्दी हो चाहे ज़ीरा हो। अब है टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनभुज राजा। अब देखो जब हर चीज़ टके सेर में मिलती थी तो चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। फिर आगे का हाल ताज़ा सुनाया जाएगा अंधेर नगरी का, जहाँ का एक राजा था जो कि अनबुझ था, नासमझ था। यहाँ पर रहकर तो चेले बहुत मज़े कर रहा था, मगर जो आगे का हाल था वो भी आपको कविता पढ़कर पता चलेगा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। अब देखो अंधेर नगरी का एक बार मौसम ख़राब हुआ और ख़राब मौसम की वजह से पानी बरसा, बिजली चमकी, बरसात आई, बिजली भी आई, साथ में बादल गरज रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजली झमक रही थी, और बरसात बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आवाज़ के साथ थी, क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। इसी वजह से गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बारिश और बरसात और तूफान की वजह से अंधेर नगरी की एक बहुत बड़ी दीवार गिर जाती है, और यहाँ पर राजा तुरंत अपनी सवारी को घोड़े पर लेकर यानी कि घोड़े पर बैठकर अपनी सवारी लेकर पहुँचते हैं। तो झपट यानी कि वो तुरंत संतरी को बुलाते हैं, संतरी यानी कि पहरेदार को तुरंत बुलाते हैं, और डपट कर अपने पास डांट कर बुलाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि ये दीवार कैसे गिरी और किसने गिराया। आगे है, कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, ये दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, ये ना मोटी घनी थी। अब देखो संतरी यानी कि पहरेदार राजा से क्या कहता है कि महाराज साहब, इसमें मेरी कोई खता कोई गलती नहीं है, इसमें कोई मेरा कर्तव्य यानी कि मेरा कोई भी कारनामा नहीं है, ये दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी हुई थी और ये ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, इसी वजह से ये गिर गई। आगे है, खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। अब देखो संतरी क्या कहता है कि इसमें मेरी खता मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें कारीगर की गलती है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती कोई मेरा कर्तव्य नहीं है। फिर जल्दी से वहाँ पर कारीगर को बुलाया गया और वहीं पर कारीगर को बिठाया गया। आगे है, कहा महाराज ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी आज इसको कजा दो, कहा कारीगर ने ज़रा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब देखो आगे है कि राजा ने क्या कहा कि इस कारीगर को सजा दो, इसकी खता है यानी कि इसकी गलती है, इसको कज़ा दो, कज़ा यानी कि इसको मौत की सज़ा दो। तो कारीगर ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और जल्दी से बोला कि इसमें मेरी कोई खता इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये भिश्ती की गलती ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत, कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ।
अब देखो ये जो कारीगर था इसने क्या कहा कि महाराज इसमें मेरी नहीं भिश्ती की गलती है। भिश्ती किसे कहते हैं बच्चों? पुराने ज़माने में मशक के अंदर भरकर पानी पिलाने वाले को भिश्ती कहते थे। मशक किसे कहते हैं बच्चों? किसी बड़े जानवर की खाल को सुखाकर साफ़ सुथरा करके उसके अंदर पानी भर लिया जाता है और वो आदमी लोगों को पानी पिलाता भरता है, उसमें पानी भरता है, तो उसे भिश्ती कहते हैं। तो कारीगर ने कहा कि इसमें मेरी नहीं भिश्ती की गलती है, उसने ही गारा गीला किया, उसी की गफलत यानी कि असावधानी की वजह से जो सीमेंट का घोल था, गारा था, वो पतला हो गया था। तो फिर राजा कहते हैं कि अब जल्दी से भिश्ती को बुलाओ और भिश्ती को ही फांसी पर चढ़ा दो। आगे है, चला आया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें ख़ता कुछ ना मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब देखो जब भिश्ती को बुलाया जाता है तो क्या कहा जाता है कि भिश्ती बिना देर किए कहता है कि इसमें मेरी कोई ख़ता, कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने मशक को बनाया और उसने बहुत बड़ा मशक को बनाया था, इसी वजह से उसमें पानी ज़्यादा समा गया। आगे है, मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें ख़ता कुछ ना मेरी, ये मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। अब मशक वाले को बुलाया गया फांसी पर चढ़ाने के लिए कि तेरी वजह से दीवार गिर गई है। तो मशक वाला कहता है कि राजा से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं है, ये सब कुछ मंत्री की वजह से हुआ है, ये सभी मंत्री की शरारत है, उसी की हिकमत यानी कि उसी की चाल है, उसी की वजह से मेरी मशक जो है बड़ी बनी है। अब मशक वाला कहता है कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी। अब देखो मशक वाला क्या कहता है कि सारी गलती किसकी है? मंत्री की है, उसने ही बड़े जानवर का मुझे चमड़ा दिलाया था, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, यानी कि मशक वाला कहता है कि मैंने मशक को चुरा कर नहीं बनाया है, इसका जो चमड़ा है ये बहुत बड़े जानवर का मंत्री ने मुझे दिलाया था और इसी वजह से इसके अंदर पानी ज़्यादा भरता है और इसी वजह से पानी गारे के अंदर सीमेंट के अंदर ज़्यादा डल गया था, इसी वजह से ये गलती ना मेरी है ये गलती है बिरानी। बिरानी यानी कि पराई है, ये गलती मेरी वजह से नहीं हुई, मंत्री की वजह से हुई है क्योंकि उसने ही मुझे बड़े जानवर का मशक दिलवाया था। आगे है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फ़ौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब देखो मंत्री को बुलाया गया फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो मंत्री को लाया गया, हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। जल्दी जल्दी जल्लाद मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए उसी क्षण ले गया, यानी कि उसी पर ले गया। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता था, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण, यानी कि इसी पल। यानी कि जब मंत्री को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो वो इतना दुबला पतला था, जो फांसी का फंदा था उसके गले के अंदर नहीं फिट हो पाया, वो बहुत ढीला था क्योंकि फंदा बड़ा था, गर्दन बहुत पतली सी थी मंत्री की। तो राजा ने अब क्या कहा कि अब ऐसे इंसान को ढूंढ कर लेकर आओ जिसकी गर्दन मोटी हो और उसी इंसान को ठीक इसी पर फांसी के ऊपर चढ़ा दो, यानी कि इसी क्षण फांसी पर चढ़ा दो। आगे है, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फ़ौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब देखो जो संतरी थे, पहरेदार थे, मोटी गर्दन वाले इंसान को ढूंढने के लिए निकले। उन्हें वही चेला मिल गया जिसने अपने उस्ताद की बात ना मानकर अंधेर नगरी में रहकर ठहरने का फ़ैसला लिया था और कहा था कि मैं खा खा कर मोटा हो जाऊंगा। तो वो खा खा कर लगातार मोटा हो गया था। तो संतरी ने चेले से कहा कि आप फ़ौरन चलें, यानी कि जल्दी चलें, महाराज ने आपको न्योता भेजा है, यानी कि आपको निमंत्रण भेजा है, अपने पास बुलाया है। तो बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला।
अब देखो ये जो चेला था मन में बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने सोचा कि आज महल में जाकर, मुझे महल से न्योता आया है, आज मैं वहाँ जाकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अकेले खाऊंगा। मगर जब वो महल में पहुँचा तो वहाँ पर उसने एक झमेला यानी कि मुसीबत देखी। वहाँ पर एक अजब यानी कि एक अजीब ही भीड़ लगी हुई थी, यानी कि वहाँ था जुड़ा था अजब एक मेला जुड़ा, यानी कि वहाँ पर एक इकट्ठा था अजब मेला। वो देखकर हैरान हो गया। आगे है, ये मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। अब देखो राजा ने क्या कहा कि ये जो इसकी चेले की मोटी गर्दन है इसे आगे बढ़ाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो चेले ने क्या कहा कि मेरी क्या गलती है, मेरी गलती तो बता दो। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल चुप हो जाओ, बक बक मत करो। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब ये जो बच्चों चेला था ये बुद्धू नहीं था बल्कि चालाक था। अब उसने क्या किया कि वहीं पर ही उसी वक्त बहुत बड़ा झमेला मचा दिया, जिद करने लगा कि मैं फांसी पर तब चढ़ूंगा, पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, यानी कि गुरुजी को मुझसे मिलने के लिए, पहले मुझसे मिलने के लिए बुलाओ और फिर बाद में मुझे फांसी चढ़ाना। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब देखो जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी ने चेले को वहाँ पर खड़ा पाया और उस जगह पर चेला खड़ा हुआ रो रहा था। तो गुरुजी ने चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान के अंदर चुपके से कोई बात बताई। गुनगुनाना यानी कि धीरे धीरे अस्पष्ट बोलना, यानी कि उन्होंने चेले के कान में बचने की कोई तरकीब बताई। क्योंकि बच्चों चेले ने गुरु की बात ना मानकर यहाँ पर क्या हुआ था, नगरी में रुक गया था। अब उसे नुकसान उठाना पड़ रहा था। मगर अब उसे अपने गुरु की फिर से समझ आ गई, याद आ गई कि उसे गुरुजी ही बचा सकते हैं। तो झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब देखो जो गुरु ने चेले से बात कही थी उस बात को चेले ने मान लिया। तो फिर क्या हुआ कि जब कान में दोनों ने बात कर ली तो वो दोनों आपस में गुरु और चेला लड़ने लगे, आपस में धक्कम पेली करने लगे और कहने लगे कि पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा और पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाई ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाई ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। यानी कि गुरु और चेला इस तरह आपस में लड़ रहे थे कि हटाए नहीं हटते थे। तो जल्दी से वहाँ पर राजा आया और उसने पूछा कि जल्दी बताओ, फौरन यानी कि जल्दी बताओ कि करामत यानी कि क्या ऐसा चमत्कार है कि तुम दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हो। आगे है, चढ़ेगा जो फांसी मोहरत है ऐसी, ना ऐसी मोहरत बनी बढ़िया जैसी। वे राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो जो गुरु थे उन्होंने राजा को क्या बताया कि ये जो मुहूर्त है, ये जो इस टाइम समय चल रहा है, यानी कि शुभ मुहूर्त होता है किसी चीज़ को करने का, उसे विशेष समय कहते हैं। तो ये जो ख़ास समय चल रहा है ये एक बहुत बढ़िया मुहूर्त है और जो भी इस क्षण फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, यानी कि पूरी दुनिया का राजा बनेगा। ये संसार का छत्र यानी कि जो संसार की पूरी दुनिया की जो छतरी है उस पर लगेगी, वो इतना बड़ा राजा बनेगा। कहा राजा ने ये बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा ने क्या कहा कि गुरु ने अगर ये बात सच कही है, क्योंकि गुरु का कथन यानी कि गुरु की कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती है, तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा और इसी पल में फांसी पर टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनपुज राजा। तो बच्चों राजा जब फांसी पर चढ़ गया तो वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि जो मूर्ख राजा था वो मर गया था। हर घर घर इसकी बधाई यानी कि मुबारकबाद दी गई और
पहले जो अंधेर नगरी थी वो अब ख़त्म हो गई और वहाँ का अनबुझ राजा भी मर गया। तो इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने। शिक्षा क्या मिलती है इस कविता से कि हमें हमेशा अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए या उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि पहले चेले ने गुरु की बात नहीं मानी थी, वो मुसीबत में फंस गया था, मगर बाद में जब उसने अपने गुरु की बात मानी तो वो मुसीबत से निकल गया। अब आगे है बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर लिखा है टके की बात। तो टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे? क्या कहा गया है कि अगर हर चीज़ 1 रुपये किलो मिलेगी तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? तो सबसे पहले फ़ायदा होगा कि गरीबों को सभी चीज़ें खरीदने का मौका मिल जाएगा, कोई भी कुछ भी खरीद पाएगा। नुकसान क्या होगा? दुकानदारों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, सामान बनाने वालों को भी इससे नुकसान होगा। आगे है भारत में कोई चीज़ खरीदने और बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, यानी कि करेंसी हैं, यहाँ के पैसे हैं। नीचे लिखे जो देश हैं इनकी मुद्रा कौन कौन सी है, यानी कि इन देशों में कौन से पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि सऊदी अरब में सऊदी रियाल, जापान के अंदर येन, फ्रांस में यूरो, इटली में भी यूरो और इंग्लैंड के अंदर पौंड इस्तेमाल किया जाता है पैसों के रूप के अंदर। आगे है कविता की कहानी। इस कविता की कहानी आपको अपने शब्दों के अंदर लिखनी है। तो बच्चों इस कविता को कहानी के रूप में आप कैसे लिखोगे, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये कहानी अंधेर नगरी में आए हुए गुरु और चेले की है, जो बिना पैसे के घूमने निकलते हैं। अंधेर नगरी में उन्हें पता चलता है यहाँ का राजा मूर्ख है। ये सुनकर गुरु चेले से तुरंत वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि नगरी में हर चीज़ टके की मिलती थी और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगता है और गुरु चला जाता है। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। मंत्री को दोषी के रूप में फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन मंत्री जी की गर्दन दुबली होने के कारण फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आता। फिर मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को तलाश किया जाता है। सिपाही को खा खा कर मोटा हुआ चेला मिलता है, जिसकी गर्दन मोटी होती है। आगे है फांसी पर चेले को चढ़ाने का फैसला किया जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी होती है। तब चेला गुरु को याद करता है। गुरु जाकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके पूरे ही आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर आप लिख लेना। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इस पूरी ही कहानी को लिख दिया है। अब अगला प्रश्न है, क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। यानी कि ऐसी ही सूझबूझ से रिलेटेड आपने कोई कविता या कहानी पढ़ी हो तो उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो यहाँ पर भी मैंने इस कहानी को लिख दिया है बच्चों। एक जंगल में खरगोश और शेर रहते थे। शेर मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहाँ जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वे स्थान दिखाने को कहा जहाँ उससे बड़ा शेर मौजूद था। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बताया, इसमें आपसे बड़ा शेर है। शेर जैसे ही कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी।
वो उसे कोई बड़ा शेर समझकर कूद पड़ा और कुएं में गिरकर मर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। अब बच्चों अगला प्रश्न है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, जैसे कि यहाँ की सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज कैसा था। तो तीसरा आंसर है बच्चों ऊपर वाला, पहले वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। अब थर्ड आंसर पढ़कर बताती हूँ। अंधेर नगरी की जो सड़कें थीं, सड़कें अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थीं। बाजार, अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके सेर भाव में मिलती थी। राजा का राजकाज यानी कि राजा का कामकाज, तो अंधेर नगरी में कोई भी नियम नहीं था। वहाँ किसी के दोष की सज़ा किसी को मिलती थी। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इस आंसर को भी लिख लेना। अब है प्रश्न 4, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो आप लिखोगे कि हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सज़ा देने का तरीका गलत था और कोई भी नियम ठीक से नहीं होता था, इसलिए इस जगह को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, तो गुरु जी ने क्या बात कही थी? तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, पढ़कर बताती हूँ। पहला है, गुरु जी ने क्या बात कही थी। पहले तो ये वाला है ना, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो प्रश्न का है कि अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो आंसर लिखोगे कि अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। अगला प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। तो आंसर लिखोगे कि प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था, यानी कि उस समय राजा को ही सब बहुत बड़ा मानते थे। इसी वजह से किसी ने भी राजा को उसके पद से नहीं हटाया और सब उसकी आज्ञा को मानते थे। आगे है, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है, तो गुरु ने क्या बात कही थी? तो पहला आंसर है, गुरु ने कहा था कि ये मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वे सच थी? तो राजा गुरु की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वे सच नहीं थी क्योंकि उन्होंने चालाकी दिखाई थी। तीसरा प्रश्न है, गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया था या गलत? आपस में चर्चा करो। तो गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष शिष्य की, अपने स्टूडेंट की जान बचा ली थी इस झूठ को बोलने की वजह से। आगे है, अलग अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो अगर देखो ये कविता इस तरीके से गुरु और चेले की जगह बिजली और उसकी सहेली का नाम होता तो कविता किस तरीके से आगे बढ़ती? एज इट इज़ रहती है ना, बस थोड़ा सा ही फर्क आता। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात घेरी धमकती थी बिजली। अब बच्चों आगे है, क्या होता यदि प्रश्न 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? तो मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो मंत्री को फंदे पर चढ़ा दिया जाता, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगला प्रश्न है, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो फिर क्या होता? तो आप लिखोगे कि राजा गुरु की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगला प्रश्न है, राजा अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किसको बुलाते? आगे क्या होता? देखो अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली यानी कि कमज़ोर थी तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते।
फिर शायद वे इन सबको फांसी की सज़ा देने की भी आज्ञा दे देते, यानी कि परमिशन देते थे। तो बच्चों सभी आंसर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। इधर की साइड क्वेश्चन है, इधर आंसर है। आगे है शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका आपको मतलब बताना है। ना जाने की अंधेर हो कौन छन में, छन यानी कि शन। गुरु ने कहा तेज गवाली ना भगरी, भगरी यानी कि भाग। इसी से गिरी वे ना मोटी घनी थी, घनी यानी कि गहरी। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी, बिरानी यानी कि पराई। ना ऐसे मुहूर्त, ना ऐसे मुहूर्त, बनी बढ़िया जैसी, यानी कि मुहूर्त है ना, यहाँ पे मुहूर्त लिखा है, ये होगा मुहूर्त। आगे बच्चों फिलअप्स हैं, पढ़कर बताती हूँ। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम फटाफट फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। आज भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है।